हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल OMG स्टडी पर। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 के अध्याय नंबर 1 को, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। इस चैप्टर से आपको अर्थव्यवस्था की नींव रखी जा रही है, जिससे आप जान सको अर्थव्यवस्था क्या है, इसमें किन चीज़ों की बात होती है, गांव की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। इस चैप्टर में दिए गए कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है। आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा, क्योंकि अभी तक आपने सामाजिक विज्ञान में अर्थव्यवस्था नाम का किताब अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि 9th क्लास से अर्थव्यवस्था की बुक आपके सामाजिक विज्ञान में जुड़ जाती है। ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मतलब अर्थव्यवस्था होती क्या है, पैसे कैसे कमाया जाता है, किसी चीज़ के उत्पादन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरतें होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में परिचय करवाया जा रहा है, जिसमें एक गांव के उदाहरण के जरिए बताया गया है। एक गांव पालमपुर है, जिसके माध्यम से गांव की अर्थव्यवस्था से लेकर ग्रामीणों के कैसी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। ठीक है, आर्थिक हालातों के बारे में पढ़ेंगे, किसानों की आर्थिक हालातों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को। हम इस वीडियो में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ताकि हमारा इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी छूटे ना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो शुरुआत में ही आपको दिख रहा होगा अवलोकन। अवलोकन से शुरुआत करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। ये गांव किसी प्रकार के एग्जिस्ट नहीं करती है, या इंडिया या पूरे विश्व में पालमपुर गांव का कोई भी गांव नहीं है। आप ढूंढने मत लग जाना गूगल मैप में पालमपुर गांव कहाँ पर है। ये एक काल्पनिक गांव है, यानी कि एक सपनों का शहर समझ लो, सपनों का गांव। ठीक है, पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे कि लघु स्तरीय विनिर्माण, ठीक है दोस्तों, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार संयोजित होते हैं। तो मतलब इसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का परिचय से। परिचय आपको सबको दिख रहा होगा। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको पालमपुर के बारे में बता देता हूँ। पालमपुर ऐसा गांव है जो सारी सुविधाओं से लैस है, मतलब हर एक प्रकार की सुविधाएं हैं यहाँ पर। चाहे आपका मतलब चिकित्सालय हो, चाहे आपका स्कूल हो, ठीक है, बिजली की व्यवस्था हो, ठीक है, पक्की सड़कें हो, ठीक है, ये सारी सुविधाएं हैं। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर में दिए गए परिचय से ही। पालमपुर गांव आसपास के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है, जैसा कि सभी गांव जुड़े हुए रहते हैं सभी आसपास के गांव और कस्बों से। ठीक है, ये भी पालमपुर उसी तरह जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज है, पालमपुर से 3 किलोमीटर हटके। ठीक है, प्रत्येक मौसम में ये सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बों शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुएं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा, बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक आदि देखे जा सकते हैं। मतलब पालमपुर ऐसा गांव है कि मतलब आप देख सकते हो कि मतलब इसके जो सड़कें हैं वो शाहपुर जैसे छोटे छोटे कस्बों के मतलब एक बाजार टाइप, जिसमें हलचल होती है, मतलब जहाँ हम व्यापारियों को हम सामानों किसान बेच सकते हैं अपने अनाज वगैरह को। मतलब वो सारी मतलब सुविधाएं हैं। गांव से सीधा आप डायरेक्ट उसी सड़क से जुड़ा हुआ है, जिससे आप अपने बाजार में जाके चीजें खरीद सकते हो, बेच सकते हो। बैलगाड़ियां, भैंसा, बग्गी की हर एक प्रकार की सुविधाएं हैं, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर। ठीक है, इस गांव में विभिन्न जातियां के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। मतलब आप सब जानते होंगे, गांव में जो गांव के बच्चे होंगे, ठीक है, वो जानते होंगे गांव में अभी भी जात
ऊंची जात पात देखा जाता है, ठीक है। ऐसे तो हमारे संविधान में किसी प्रकार का जात नहीं है, सभी समान है। लेकिन आज भी हमारे गांव में एग्जिस्ट करती है जात, ठीक है। बड़ी जात, ऊंची जात, छोटी जात, ये सब सारी चीजें, ठीक है। तो उच्च जो जाति है वो 80 परिवार के, जैसे कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण बटे हुए, ब्राह्मण। आप देख सकते हैं इस गांव में अच्छा खासा जनसंख्या है, अच्छे खासे लोग रहते हैं। तो विभिन्न जातियों के 450 लोग रहते हैं, और उच्च जाति के जो भूमि के स्वामी हैं, जिनके पास ज़्यादा हेक्टेयर में भूमि है, ठीक है, वो 80 परिवार है जिनके पास ज़्यादा अधिकांश भूमि है। उनके मकान भी अच्छे खासे हैं, मतलब आप कह सकते हो पक्के मकान हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। वही बात करें अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की जनसंख्या से 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है, ठीक है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय है और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। मतलब सारी सुविधाएं एक गांव में जो होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं पालमपुर में है। चाहे आपको मतलब बिजली की सुविधाएं से लेकर, स्कूल से लेकर, मतलब प्राथमिक चिकित्सालय से, सब कुछ से लैस है, मतलब हर प्रकार की सुविधाएं हैं। व्यक्ति अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो उसका सोल्यूशन हो सकता है। कोई अगर व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसका सही मतलब वक्त पर उसका इलाज हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों और परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई और विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना आपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाएं से कीजिए। मतलब जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं वो अपने आसपास के गांव से मतलब कंपेयर करें कि आपका गांव में किस प्रकार की सुविधा है या आपके पड़ोसी के गांव में किस प्रकार की सुविधा है, ठीक है। ये काम आपका है, आप उसे तुलना कीजिए। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी है। जैसा कि मैंने बताया ये एक काल्पनिक गांव है, एक किस प्रकार की एग्जिस्ट नहीं करती है गांव। पालमपुर नाम का कोई इसी प्रकार का गांव नहीं है। सिर्फ एक आपको एक समझाने के लिए, अर्थव्यवस्था की नींव रखने के लिए आपको एक पालमपुर के माध्यम से आपको अर्थव्यवस्था को इसका परिचय करवाया गया, अर्थव्यवस्था का, ठीक है। हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है। गैर कृषि क्रिया जो कृषि से हटकर होती है, जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है, ठीक है। जैसे कि कोई मतलब ट्रक चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई छोटे छोटे लघु उद्योग कर रहा है, वो सब क्या हो जाएगा, गैर कृषि क्रियाएं हो जाएगा। जो कृषि से संबंध नहीं रखते वो गैर कृषि क्रियाएं होती है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाएं पर विचार करेंगे। उत्पादन का संगठन आप सभी के मन में चल रहा होगा, ये उत्पादन क्या होता है। तो मैं बता दूं उत्पादन क्या होता है। उत्पादन का मतलब होता है अंग्रेजी में प्रोडक्शन, ठीक है दोस्तों। प्रोडक्शन यानी कि कुछ नई वस्तुओं का सृजन करना, नई वस्तुओं का निर्माण करना, ठीक है। उत्पादन का लक्ष्य मानव इच्छा की संतुष्टि से है। सभी प्रक्रिया जिनमें मानव श्रम के द्वारा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है दोस्त। लक्ष्य हमेशा उपभोक्ता ही होता है। जैसे कि आपको अगर जरूरत है किसी चीज की, तो माना आपको मतलब नोटबुक की जरूरत है, ठीक है। तो नोटबुक वाली जो कंपनी होगी उसका क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी मतलब उत्पाद करेगी, ठीक है, और आप तक पहुंचाएगी उस चीज को, ताकि लोग उसका यूज करें। जैसे कि हमें पेन की जरूरत होती है तो पेन कंपनी कोई भी हो वो क्या करेगी, पेन का उत्पादन करेगी। वही उत्पादन से उसको जो पूंजी प्राप्त होगा, ठीक है, पूंजी प्राप्त होगा प्रोडक्ट बेच के, वो मतलब क्या करेगी, एक सेवा करेगी और उससे सेवा के बदले वो पैसे मतलब वो पूंजी प्राप्त करेगा, ठीक है, कोई भी।
आप देख सकते हैं उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाओं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के लिए चार चीजें आवश्यक है। चार चीजें आवश्यक है जिसमें से भूमि, आप देख रहे होंगे, पहला पढ़ेंगे भूमि के बारे में। उत्पादन में चार आवश्यक चीज है। आपसे मतलब क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो बताइए उत्पादन के चार आवश्यक चीजों के बारे में। तो देखिए, पहली आवश्यकता चीज हमें क्या है? भूमि। मान लीजिए कोई कंपनी है, नोटबुक की कोई कंपनी है या कोई पेन की वही कंपनी है। मान लीजिए कोई नोटबुक की कंपनी है, क्लासमेट की कॉपी बनाती है, मतलब नोटबुक बनाती है। तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उत्पादन, प्रोडक्शन करना है, नोटबुक का उत्पादन करना है। तो क्या करेगा? मतलब उसे एक भूमि की जरूरत पड़ेगी। भूमि यानी कि मतलब अपना फैक्ट्री स्थापित करने या कारखाना स्थापित करने के लिए एक जगह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसमें प्राकृतिक संसाधन भी उसे शामिल करना पड़ेगा, जैसे जल, बिजली, खनिज, बिजली, अनेक प्रकार की चीजें। ठीक है, तो पहली चीज क्या आवश्यकता पड़ेगी उत्पादन के लिए? उसे भूमि, ताकि वो अपना कारखाना या फैक्ट्री स्थापित कर सके। दूसरा चीज क्या पड़ेगा? दूसरी आवश्यकता में क्या है? श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। अब हमने क्या करा, मतलब क्लासमेट वाली जो कंपनी है वो क्या करेगी? नोटबुक के लिए जमीन तो ले लिया, मतलब भूमि तो ले लिया, उस पर कंपनी भी स्थापित कर दी। अब कंपनी तो लगा ली, उसमें काम करने के लिए लेबर भी तो चाहिए। तो लेबर चाहिए, जो लोग काम करेंगे। ठीक है, यानी कि श्रम। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। आप समझोगे, समझिए दो प्रकार के लेबर होते हैं। ठीक है, मजदूर होते हैं, पढ़े लिखे, एक मतलब ना पढ़े लिखे, जो मतलब अनपढ़ होते हैं, उनमें अंतर होता है। जैसे कि जो पढ़े लिखे नहीं होते वो काम किस चीज का करते हैं, या कोई भी कारखाने में, जैसे कि लोडिंग का काम हो गया हो, या किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। ठीक है, और पढ़े लिखे की जरूरत कैसे पड़ती है? जैसे कि नोटबुक की कंपनी है, उसमें मतलब डिजाइन बनाना हो। ठीक है, नोटबुक पे डिजाइन बनाना हो, कटिंग करना हो, मशीनों का मतलब संचालन करना हो, चलाना हो मशीनों की, मतलब खराब है उसको ठीक करना हो, उसमें हमें क्या जरूरत पड़ेगी? इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पढ़े लिखे कर्मियों की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसी भी कारखाना के लिए, किसी भी प्रोडक्शन के लिए हमें दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, दो मतलब मजदूरों की, पढ़े लिखे की भी, और ना जो जो पढ़े लिखे नहीं है, जो मजदूर मतलब जो अनपढ़ है, उनकी भी जरूरत पड़ती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। जो मतलब एक होता है शारीरिक कार्य करते हैं जो श्रमिक, उसे मतलब जो कम पढ़े लिखे भी चल जाएंगे। मतलब शारीरिक क्रिया का मतलब है कि जो अपने शरीर से ही काम करते हैं। ठीक है, मजदूर लोग। ठीक है, अब वही बात करें जो मतलब पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या, वो मतलब जैसे कि डिजाइन बनाना उनका दिमाग का काम होता है। ठीक है दोस्तों, उनका दिमाग खर्च होता है। तीसरी आवश्यकता क्या है? चीजें भौतिक पूंजी। प्रोडक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें है भौतिक पूंजी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं कर सकते दोस्त। ये आप समझो कैसे। जैसे कि अगर आपको कंपनी स्थापित करनी हो, किसी प्रकार का प्रोडक्शन करना हो, तो आपको भौतिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है, आपको बता दूं। एक होती है स्थायी पूंजी और एक होता है कार्यशील पूंजी, जैसा कि हम नीचे पढ़ेंगे। भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आघात है। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है? भौतिक पूंजी का जो दो प्रकार है, एक है स्थायी पूंजी, एक है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी के बारे में पढ़ते हैं। औजार, मशीन, औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण साधारण औजार हो गए आपके। ठीक है, जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे कि जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। जो चीजें हमें कई वर्षों तक यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी कहते हैं। जैसे नोटबुक कंपनी
मतलब नोटबुक बनाती है, क्लासमेट कंपनी मान लीजिए, क्लासमेट कंपनी है, ठीक है। तो क्या करती है, नोटबुक बनाती है। नोटबुक बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, मशीनें चाहिए। मान लीजिए कोई भवन बन रहा है, मतलब घर बन रहा है कोई, तो घर बनने के लिए उसको स्थायी पूंजी के रूप में क्या चाहिए, मशीन चाहिए, औजार चाहिए, ठीक है। तो ऐसी मतलब चीजें होती है, इन्हें बार बार खरीदा नहीं जाता, ठीक है। जैसे कि हमें अभी भवन बनाना हो, मिस्त्री के पास क्या है, मतलब काम करने के लिए मशीनें हैं, क्या अलग अलग प्रकार की मिस्त्री के पास अलग अलग प्रकार के मतलब औजारे होते हैं, ठीक है। तो हर भवन बनाने के लिए मिस्त्री को, ठीक है, नई प्रकार के मतलब औजार खरीदने की जरूरत नहीं होती। उसी औजार से फिर से नया मतलब घर बनाते हैं, उसी औजार से, जब तक वो मतलब खराब ना हो जाए, ठीक है। आप सब समझ गए होंगे। जिसको हम कई वर्षों तक यूज करते हैं उसे कहते हैं स्थायी पूंजी। जैसे कि क्लासमेट की कंपनी है, क्लासमेट की कंपनी क्या करेगी, नोटबुक बनाती है। नोटबुक बनाने के लिए उसको डिजाइन की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या करेगी, कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है, ठीक है। कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लेगी एक बार डिजाइन बनाने के लिए। अगर उसके बाद दोबारा उसके पास मतलब क्या नाम है, ऑर्डर आता है नोटबुक बनाने का, तो उसको वही कंप्यूटर से डिजाइन तैयार करेगी, या ठीक है, वही कंप्यूटर से क्या करेगी, वो दूसरी बार जो ऑर्डर आएगा उसी कंप्यूटर से डिजाइन बनाएगी। ये नहीं कि मतलब नया कंप्यूटर ले आए, दूसरा बार जो मतलब ऑर्डर मिले। तो ऐसा चीजें जो मतलब कई वर्षों तक और कई मतलब वर्षों तक प्रयोग होता है, उन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्त। दूसरा क्या है, कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी में वो पूंजी है जैसे कि आपने अभी उत्पादन करा और उसी समय आपका खत्म हो गया। इसमें क्या क्या चीज शामिल हो सकती है, आपका कच्चा माल हो गया, पैसा हो गया, आपने अभी पैसा खर्च करा नई चीजें बनाने के लिए, फिर अगर आपको नई चीजें बनाना हो फिर से आपको पैसे की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो कार्यशील पूंजी होता है क्या, मतलब उत्पादन की क्रिया के दौरान सही पूंजी समाप्त हो जाती है। अगर आपको नई उत्पादन करना हो, फिर से नया प्रोडक्शन करना हो, फिर से आपको कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर से आपको कच्चा माल का जरूरत पड़ेगा, फिर से आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया गया कच्चा माल और नगद मुद्रा। नगद मुद्रा, उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी बार बार उत्पादन में दौरान काम आती है। नया अगर उसको मतलब कुम्हार को नया मटका बनाना हो, बार बार उसको फिर से मिट्टी लानी पड़ेगी, यानी कि एक ही बार मिट्टी से कई मटके बना दे। उसको जितनी बार मटके बनाएगा कि ठीक है, उतनी बार मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। कच्चा माल और नगद पैसे को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान ही समाप्त हो जाती है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, और आपको स्वयं भोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी भी कहते हैं। मानव पूंजी की बात बताऊं तो दोस्तों, मानव पूंजी का निर्माण ऐसे लोगों को प्राप्त करने तथा उनकी संख्या को बढ़ाने की प्रक्रिया है जिनके पास कुशलता है और शिक्षा व अनुभव होता है। अब कोई कंपनी है XYZ, कोई भी कंपनी हो, अपनी कंपनी को एक अच्छी दिशा देने के लिए, एक अच्छा मतलब एक अच्छी प्लानिंग के लिए एक अच्छे एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत होती है, पढ़े लिखे की जो लोगों की जरूरत होती है, जो मतलब उसकी कंपनी को आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, चौथी आवश्यकता होती है मानव पूंजी के रूप में वो व्यक्ति, ठीक है, जो उस कंपनी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात मतलब प्लान पे प्लान सोचती है, ठीक है। और पूरा मतलब जो कंपनी है, कारखाना है, उसे संभालती है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, उसे ही कहते हैं मानव पूंजी। इसमें आप देख भी सकते हो। एक चौथी आवश्यकता भी होती है जो आपको स्वयं भोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने का योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक जानकारी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, डिटेल से।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में कारखाने में मशीनों पर काम करते श्रमिक। चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि और श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आप पहचान कीजिए इस पिक्चर में देख के। आप मुझे कमेंट में बताना इसमें कार्यशील पूंजी कौन सा है, ठीक है, स्थायी पूंजी कौन सा है। उत्पादन भूमि और श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक भी कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में उत्पादन और भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक भी कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में अधिक सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो चौथी है उत्पादन के कारक, वो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। पालमपुर में खेती। भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों के 75% लोग अपने जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन के एक मूलभूत कठिनाइयां हैं। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थित होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्रों में कोई भी विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया है और नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई और गुंजाइश नहीं है। और आगे देखिए दोस्त क्या कह रहा है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है, ठीक है दोस्तों। यद्यपि गाँव में भूमि की माप का जो बीघा है अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयों में बांटा किया जाता है। जैसे कि आपके गांव में अलग भूमि का जो क्षेत्रीय इकाई है वो अलग, जैसे कि अलग अलग गांव में मैंने सुना है बीघा में नापते हैं, ठीक है, गंठा में नापते हैं। आपने शहरों में देखा होगा गज के हिसाब से भूमि की मापने की जो है मानक इकाई उससे करते हैं। कट्ठा हो गया, ये सारी चीजें। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगर आपसे पूछे भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर होती है, लेकिन इसकी जो क्षेत्रीय इकाइयों में जो अलग अलग मतलब अपने जो भाषा में इसको अलग अलग नाम से मापते हैं, ठीक है। बात समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ समझिए 1 हेक्टेयर यानी कि 100 मीटर वाले भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? या गया। आगे बढ़ते हैं। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? इसमें क्या है दोस्तों कि मतलब एक भूमि से हम कितना फसल मतलब पैदा कर सकते हैं, वो चीजें हैं। जैसे कि हमारे जो भारत के किसान हैं एक साल में 3 फसल उगाते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं दोस्त। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश की पश्चिमी भाग गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में खरीफ किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। आपको बता दूं दोस्तों खरीफ फसल क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में ही पूछ सकता है खरीफ फसल क्या है। खरीफ फसल वो फसल होती है जो बरसात के मौसम में उगाते हैं किसान। इसमें ज्वार बाजरा उगाते हैं, ठीक है। खरीफ फसल मतलब कि बरसात के मौसम में उगाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल के बाद बोई गई फसल है, ठीक है। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद जो बोई जाने वाली जो फसल होती है वो खरीफ फसल कहलाती है। यानी कि आप समझ सकते हो जून जुलाई में जो बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है उसे क्या कहेंगे? खरीफ फसल। इसमें जो मुख्य जो फसल उगाए जाते हैं जैसे कि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार बाजरा मक्का अरहर कपास मूंगफली महुआ तिल सोयाबीन इत्यादि फसलें उगाई जाती है खरीफ फसलें में, ठीक है। वही बात करते हैं इसमें रबी फसल। आपको नीचे भी दिया गया होगा, ठीक है।
इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है और सर्दी के मौसम में रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। अब वही बात करें रबी फसल वो फसल जो कि मतलब अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, रई, अलसी, ठीक है, ये सारे फसल उगाते हैं। ये फसल सर्दी के मौसम में बोई जाती है। ठीक है, और गर्मी आते ही इसको काट लिया जाता है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना आपके कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। आप सभी को पता होगा गन्ना एक क्या है, कच्चा माल के रूप में, फिर उसे एक गुड़ के रूप में उसे परिवर्तित करके व्यापारियों को बेचा जाता है। जैसे हम सब अपने घरों में यूज करते हैं चीनी, ठीक है, वो भी गन्ना से ही तैयार किया जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान को 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां पे सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव पड़ा कि सिंचाई की पद्धति जो होती है, मतलब प्रभाव बदल गया। तब तक किसानों कुओं से राहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई किया करते थे जब मतलब बिजली नहीं थी। राहट का मतलब कुएं से पानी निकाल के खेतों में जाके छिड़काव करना, किसी प्रकार का मतलब सिंचाई की व्यवस्था। जब मतलब पानी वो नहीं था, जब बिजली, तो उन्हें कई प्रकार की समस्या का करना पड़ता था। जब से बिजली आई तब तो मतलब लोगों किसानों को क्या फायदा हुआ, बोर्डिंग वगैरह लगा लिए, ठीक है, खेतों में मोटर करवा लिए, ठीक है, यही सारी चीजों का नलकूप लगवा लिए जिससे कि किसानों को फायदा हुआ बिजली आने से। आज जहाँ भी बता दो बच्चों, जहाँ भी मतलब सिंचाई की व्यवस्था अच्छी रहेगी वहां पे जो फसल का पैदावार होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, प्रारंभ में नलकूप सरकार के द्वारा लगाए गए थे पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने का प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए खेत की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदियां, मैदाने के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके अतिरिक्त पठारी क्षेत्रों में जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि के क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्रों में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। आप सभी मतलब अखबार में देखते होंगे कि कई प्रकार के किसान आत्महत्या कर लिया, या कई प्रकार का हम देखते हो सूखे की समस्या के कारण अनाज अनाजों में भारी कीमतों की वजह से मतलब मार्केट में आती है। आप सब देखते होंगे गेहूं का रेट आज कितना ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ये सब किसके कारण ये सब होती है, मतलब अच्छी सिंचाई का प्रबंध नहीं हो पाता है। जैसे आपने कभी कभार देखते होंगे कि मतलब टमाटर के रेट इतने इतने ज्यादा बढ़ गए, ठीक है, आलू के रेट बढ़ गए। ये सब क्या होती है कि मतलब अच्छी सिंचाई का प्रबंध नहीं हो पाता उस एरिया में, जिसके कारण ना वो मौसम पे डिपेंड रहते हैं। वो किसान जैसे कि मतलब वर्षा पर डिपेंड रहेंगे कि बारिश के से ही मतलब उनका मुख्यतः निर्भर रहते हैं, बारिश से ही मतलब वो सिंचाई करते हैं, उस पर ही निर्भर रहेंगे क्योंकि उनके आसपास किसी प्रकार का मतलब नदी वगैरह नहीं है जिससे कि मतलब वो सिंचाई की व्यवस्था और अच्छी हो। ठीक है, तो एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ये भूमि के किसी एक टुकड़े पर उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम दो मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15 से 20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं दोस्त। आपने देखा होगा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक ही तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। उपज को भूमि के किसी टुकड़े को एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। ये हम दोस्तों कहाँ पर आ गए ये, हाँ, मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक में मध्य तक खेती
में पारंपरिक पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज में अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है दोस्तों। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर तथा प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे, जो कि सस्ता पड़ता था। सस्ता क्या मतलब, आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट समझ लो एक तरह से। मतलब गाय के गोबर से खाद बनाते थे, जो कि किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध हो पाते थे। उन्हें इसको खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। बात करें 1960 के दशक के अंत में, हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों जैसे कि HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। बात करूं मैं 1960 के दशक में, जो भारत की स्थिति थी, जो किसानों की बहुत ही अत्यंत दुर्लभ थी, क्योंकि 1960 के दशक में हमने कई सारे मतलब सूखा का सामना करना पड़ा। ठीक है। 1960 का दशक भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा दयनीय था, क्योंकि 1960 में दशक के में हमने 2 युद्ध भी लड़े। ठीक है। और कई क्षेत्रों में सूखे के सामने से हमने फसल के नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, जिसमें से 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है। हरित क्रांति से ये प्रभाव हुआ कि मतलब इसमें जो नई उन्नत वाले जो बीज हैं वो हमें प्राप्त हुए किसानों को, और उन्होंने सही उन्नत वाले जो बीज थे HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए गए। ठीक है। हरित क्रांति के जनक आपसे पूछा जाए तो भारत के MS स्वामीनाथन थे। ये परंपरागत जो बीज की तुलना में HYV के जो बीज थे, एक पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कई अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अधिक उपज की प्रजातियों वाले बीजों की अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत पड़ी। जो हमें मतलब हरित क्रांति के दौरान हमने जो अच्छे किस्म के जो हमने बीजों का उपयोग करा, इसका एक मतलब नुकसान ये था कि इसमें क्या मतलब ज़्यादा पानी की मतलब क्या था, ज़्यादा मात्रा में इसकी ज़्यादा पानी की जरूरत थी। ठीक है। और कीटनाशकों की भी बहुत जरूरत थी। उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों जैसे कि सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीके का सफल पहले प्रयोग किया। आपको बता दूं हरित क्रांति आपको बता दूं मतलब जो मतलब HYV जो बीज थे, वो इसके जो फायदे थे, इस बीज के एक से ज़्यादा इसका एक फायदा था कि मतलब परंपरागत जो बीज की तुलना में कई अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने की संभावना थी, और हुआ भी। इसमें यही नुकसान था कि बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती थी और रासायनिक खाद की, कीटनाशकों की जरूरत थी। हरित क्रांति की जो जो शुरुआत हुई थी, उसके कुछ फायदे भी थे, कुछ नुकसान भी थे। जैसे आपको कुछ फायदे मैं बता दूं, इसमें उपज की जो वृद्धि हुई थी बहुत ज़्यादा हुई थी। ठीक है। जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही मतलब उपज हुई थी। गेहूं की ज़्यादा अधिक वृद्धि हुई थी। बात करें, इसमें नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया हरित क्रांति के माध्यम से। कम समय में अधिक उपज पैदा हुआ। ठीक है। उत्तम बीजों का प्रयोग किया गया, और इसके नुकसान भी कई थे। जैसे कि कुछ राज्यों में ही इसके फायदे हुए, जैसे कि आप इसमें आपने पढ़ा, भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही किसानों को इसका फायदा हुआ। अब बात करें, इसमें केवल सिर्फ गेहूं की ही वृद्धि हुई अन्य फसलों के मुकाबले। ठीक है। इसमें एक चीज की मतलब नुकसान हुआ कि मतलब जो हमारा मिट्टी की उर्वरता है ना, वो मतलब कम हो गया, क्योंकि इसमें जो रासायनिक हमने खाद मतलब रासायनिक छिड़काव कर रहे थे कीटनाशकों का, वो हमारा क्या करा, मिट्टी को मतलब कमजोर कर दिया, उर्वरता खत्म कर दी। ठीक है। भूमि जल स्तर का कम हो गया। ठीक है। मिट्टी उपजाऊ नहीं रही पहले के मुकाबले। ये सारे नुकसान हुए थे हरित क्रांति के। बात करूं, HYV बीजों की रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जिसमें उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल के गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम
प्रति हेक्टेयर थी। मतलब जो परंपरागत जो बीज जो थे, जो किसान सामान्य तरीके से यूज करते थे जो बीज, वो 1300, मतलब 1 हेक्टेयर की भूमि में 1300 किलोग्राम हम गेहूं उपजा लेते थे। वहीं बात करें जो हमने नई बीजों का हमने मंगवाया और उसका यूज करा हरित क्रांति के दौरान HYV बीजों से, उसमें क्या था कि 1 हेक्टेयर में हम 3200 किलोग्राम गेहूं उपजा लेते थे। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफी मात्रा उपलब्ध थी। अब हमारे पास गेहूं की कमी नहीं थी दोस्तों। ठीक है, बात करें दोस्त इस चैप्टर से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसका आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसका पार्ट 2 भी जरूर देखना। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए मैंने यहीं रोक दिया। वीडियो कैसा लगे आप कमेंट में बताएं। अगर किसी प्रकार का मिस्टेक हुआ, गलती हुआ, उसको आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।